नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और भाई आज रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं मानव का श्वसन तंत्र। कक्षा 10 की बोर्ड के लिए एक तरह से मैं कहूँ तो 5 नंबर लेकर आया हूँ मैं आज। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 5 नंबर आप मान के चलो। बोर्ड के अंदर ये चित्र पक्का आना है, इसका वर्णन आ सकता है, इसकी थ्योरी आ सकती है। तो पढ़ने वाले बच्चे हैं अपना नोटबुक लेकर बैठ जाए और साथ साथ आप इसको नोट करते चले। अपन शुरू करते हैं श्वसन तंत्र। सबसे पहले इसके अंगों की बात कर लेते हैं, इसके प्रमुख अंग कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इसका अंग है वो है नासिका। दूसरा इसका जो द्वितीय अंग जिसको कहा जाता है वो है मुंह है। उसके बाद आती है नासाग्रसनी, फिर आती है मुखाग्रसनी और उसके बाद नीचे वाले भाग में आती है कंठग्रसनी। इस तरफ आती है अपनी श्वास नली। नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं श्वसनी और उससे नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं श्वसनिका। इस तरफ अपने फेफड़े हैं और ये नीचे है अपना डायाफ्राम जिसको मध्यपेट कहा जाता है। तो ये तो है अपने श्वसन तंत्र का साधारण सा नामांकन। आपको किस प्रकार से ड्रॉ करना है और क्या क्या मुख्य रूप से इसके अंदर आपको नामांकन करना है। तो सिंपल सा आप ये नाम लिख दोगे तो आपके चित्र के जो नंबर वो कटने वाले नहीं है। तो आप आराम से देख लेंगे 4-5 इसके 5-7 अंग है और ये नाम यदि आपको अच्छे से याद है और बनाने का तरीका आपको ढंग से पता है तो आप आराम से 3 या 4 नंबर इसके अंदर आप ले सकते हो। कम से कम 4 नंबर आपको चित्र के मिल सकते हैं। अब अपन शुरू करते हैं कि अपना श्वसन तंत्र उसका कार्य किस प्रकार से करता है। तो अपन शुरुआत करते हैं नासिका से। तो देखिए दोस्तों, अपना जो प्राथमिक श्वसन अंग है वो है नासिका। प्राथमिक श्वसन अंग है नासिका और ये एक पतली हड्डी के माध्यम से, पतली हड्डी तो ये पतली हड्डी के माध्यम से, पतली हड्डी या पतली झिल्ली के माध्यम से दो अलग अलग भागों में बढ़ते हैं और इसके अंदर पाए जाते हैं भाई रोम। अपना नाक है उसके अंदर रोम या बाल पाए जाते हैं। नासिका के अंदर रोम या बाल पाए जाते हैं। इनका कार्य हवा के साथ आने वाले जो धूल मिट्टी के कणों को रोकने का कार्य होता है। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि अपने नासिका के अंदर जो बाल होते हैं, रोम होते हैं, इनका कार्य हवा के साथ आने वाले जो धूल मिट्टी के कणों को रोकना होता है। जैसे अपन सड़क पर जा रहे हैं, कहीं पर जाते हैं तो वहां की जो मिट्टी है, हवा है, उसके अंदर बहुत सारे धूल के कण होते हैं। तो उन धूल के कणों को रोकने का कार्य इन रोम का होता है, बाल का होता है। नासिका का सिंपल सा यही काम है कि श्वास को अंदर लेना, ऑक्सीजन से जो समृद्ध वायु है, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु है उसको अंदर लेना और उसके साथ आने वाले जो धूल मिट्टी के कण है उनको बाहर ही रोकना। उसके बाद अगला जो अंग है वो है नासाग्रसनी। अगला जो भाग है वो है अपना नासाग्रसनी। नासाग्रसनी के अंदर दोस्तों कला पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस। नासाग्रसनी में कला पाई जाती है जिसका नाम है म्यूकस और ये गाढ़ा द्रव्य का स्राव करती है। गाढ़ा द्रव्य का स्राव करती है और ये गाढ़ा द्रव्य अपने लिए भाई बहुत सारे काम करता है, बहुत ज्यादा अपने लिए उपयोगी है। ये क्या करता है, सबसे पहले तो हवा के साथ जैसे कुछ धूल के कण है वो इन रोम से निकलकर आगे तक चले जाते हैं, कुछ धूल मिट्टी कण है वो इन बालू से भी आगे तक चले जाते हैं। तो उनको रोकने का कार्य करता है गाढ़ा द्रव्य जो म्यूकस कला है और उसके जो स्रावित होने वाला गाढ़ा द्रव्य ये क्या करता है, यहाँ से जो धूल मिट्टी कण यहाँ पर नहीं रुक पाते उनको आगे ही रोकने का काम करता है। उसके बाद में अपनी हवा के अंदर बहुत सारे से जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शरीर के अंदर चले जाएं तो अपने को बहुत सारी बीमारियां फैला सकते हैं। तो उन बीमारियों को फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं, रोगाणु होते हैं, उनको रोकने का काम भी ये गाढ़ा द्रव्य करता है, इनकी म्यूकस कला के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला जो कार्य करता है ताप नियमन। अगला कार्य करता है ताप नियमन का। जैसे सर्दियों का मौसम है, बहुत ठंडी हवा है तो इतनी ज्यादा ठंडी हवा सीधे अपने शरीर में या अपने जो कोमल फेफड़े वहां तक जाएगी तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो उस ठंडी हवा को अपने शरीर के बराबर उसका तापमान करता है और यदि बहुत ज्यादा गर्म हुआ है तो उसके तापमान को घटा देता है और हवा यदि ठंडी है तो उसके तापमान को ये बढ़ा देता है। ये कार्य होता है अपना इसका गाढ़ा द्रव्य का। और यहीं पर अपनी नासिका के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों श्लेष्मा। नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसका नाम है श्लेष्मा झिल्ली। कोई पूछे कि नाक के अंदर कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो दोस्तों उसका नाम है
श्लेष्मा नामक झिल्ली अपने नाक में पाई जाती है। श्लेष्मा झिल्ली अपने नाक में पाई जाती है भाई, आप इसको नोट कर लें। और कई बार क्या होता है, जैसे श्लेष्मा में ये गाढ़ा द्रव से ज्यादा स्राव होने के कारण इसके अंदर सूजन आ जाती है। जैसे सर्द जुकाम होती है तो सर्द जुकाम में अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है ना, तो वो आती है श्लेष्मा के कारण। ज्यादा गाढ़ा द्रव है उसके स्राव के कारण श्लेष्मा नामक जो झिल्ली है उसके अंदर सूजन आ जाती है, और उस स्थिति में अपन नाक से श्वास नहीं ले सकते। तो उसके लिए अपना जो द्वितीय अंग है मुख, उससे अपने को श्वास लेना होता है। मुख है वो द्वितीय अंग के तौर पर कार्य करता है। मुख को द्वितीय अंग भी कहा जाता है, और नासिका नाक है वो अपना प्राथमिक अंग है। प्राथमिक श्वसन अंग है भाई, ध्यान रखें। कई बार पूछा था प्राथमिक श्वसन अंग कौन सा है, तो अपना प्राथमिक जो श्वसन अंग है वो है अपना नाक या नासिका, ठीक है। और द्वितीय अंग है वो है मुंह है, तो मुंह से भी अपना श्वास लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन मुंह से ली गई श्वास, यानी कि मुंह से ली गई श्वास वायु वो नाक से ली गई श्वास की बाकी शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि अपने मुंह के अंदर नहीं तो जो रोम पाए जाते हैं और नहीं इसके अंदर म्यूकस कला पाई जाती है, ठीक है। तो म्यूकस कला का स्राव न होने के कारण और रोम न पाए जाने के कारण जितने भी जो धूल मिट्टी कण सीधे सीधे आपके शरीर के अंदर जाएंगे। तो नाक से सांस लेना बेटर होता है मुंह की अपेक्षा। उसके बाद अगला भाग है कंठग्रसनिका। अगला भाग होता है कंठग्रसनिका, जहां पर अपन ये दोनों नलिकाएं आपस में मिल जाती है। अपन देखते हैं कि भाई अपन श्वास मुंह से भी तो ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन तो है आपस में। तो ये दोनों एक दूसरे से अपने गले में जुड़ती है, यानी कंठग्रसनी है वहां पर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती है। आगे वाले भाग में होती है अपनी श्वास नली, और पीछे वाले भाग में होती है अपनी जो भोजन नली, जिसको अपन ग्रास नली कहते हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर पड़ता है। ये तो अपने मुख्य रास्ते आ रही है, और ये आ रही है अपनी नाक के रास्ते। यहां से चली जाती है नीचे फेफड़ों में, और ये जाती है अपनी भोजन को लेकर अपने अमाशय तक। तो इस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होता है। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट श्वसन तंत्र में यहाँ पर पाया जाता है एक संरचना, पतली पेट से संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन। एपिग्लोटिस या गाठी ढक्कन होता है यहाँ पर। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या संरचना है, इसका क्या काम है, तो मैं बताऊं दोस्तों आपको। जैसे अपन भोजन कर रहे हैं, जैसे ये इस रास्ते से अपन भोजन खा रहे हैं, ठीक है, तो भोजन है वो श्वास नली में तो जा सकता है। तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए ये क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है। एपिग्लोटिस गाठी ढक्कन ये एक इसी से जुड़ा होता है, और उसका आगे वाला भाग वो स्वतंत्र होता है। तो जैसे अपन भोजन कर रहे हैं उस समय तो अपनी श्वास नली को बंद कर देता है, और जब अपन श्वास लेते हैं तब उस स्थिति में क्या करता है, अपनी श्वास नली को रोक देता है, सॉरी भोजन नली को रोक देता है। जैसे अपन श्वास क्रिया कर रहे हैं, श्वास का रास्ता ये है, श्वास लेने का रास्ता अपना ये है, तो जैसे अपन श्वास ले रहे हैं तो उसमें भोजन वाली नलिका को बंद कर देगा। और जैसे अपन ने भोजन करना शुरू किया तो भोजन और श्वास नली में न जाए, इसलिए क्या करता है, श्वास नली को बंद कर देता है। तो ये अपना एपिग्लोटिस गाठी ढक्कन। और इसी गाठी ढक्कन के जस्ट नीचे, इसी गाठी ढक्कन के जस्ट नीचे होता है अपना स्वर यंत्र। इस भाग के अंदर होता है अपना स्वर यंत्र, जो गाठी ढक्कन के द्वारा या एपिग्लोटिस के जो सुरक्षात्मक आवरण है उसके नीचे ये रहता है। ये पतली पेश से झिल्लीनुमा आकृति होती है, पतली पेश से झिल्लीनुमा आकृति इस प्रकार की बड़ी होती है अपना स्वर यंत्र। और इससे जब हवा टकराती है तो अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। अपना जो स्वर यंत्र है उससे जब हवा टकराती है तो इससे अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो भाग है वो अपनी श्वास नलिका, यानी ये अपनी ये नासिका आ गई, ये मुख का अपने पढ़ लिया, नासाग्रसनी आ गई, मुखाग्रसनी आ गई, और ये आ गई कंठग्रसनी, जहां पर दोनों नलिकाएं आपस में जुड़ती है। और यहीं पर एपिग्लोटिस गाठी ढक्कन पाया जाता है। और यहाँ पर एक रोचक घटना होती है हिचकी। दोस्तों हिचकी के बारे में अपन कहते हैं कि अपन अपने को याद कर रहा है, अपने को याद कर रहा है तब अपने को हिचकी आती है। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा प्रोग्राम है, याद अपने को कोई नहीं करता बल्कि अपन किसी को याद करते हैं। अपने को सबको पता है अपना जो मस्तिष्क है उसका काम पूरे शरीर पर नियंत्रण करना होता है।
ये क्या करता है, अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। और ये जो गाठी ढक्कन है उसको खोलने और बंद करने का कार्य भी मस्तिष्क ही करता है। अब अपन क्या करते हैं, अपन किसी को सोचने लगे या किसी के बारे में याद करने लगे और अपन मुंह के अंदर भोजन चबाते जा रहे हैं, भोजन चबाते जा रहे हैं, और गाठी ढक्कन को आदेश मिला नहीं है कि भाई कौन से रास्ते को बंद करना है, श्वास वाले रास्ते, भोजन वाले रास्ते को बंद करना है, श्वास वाले रास्ते को बंद करना है, क्योंकि अपन तो किसी की याद में लगे हुए, किसी को सोचने में लगे हुए। तो अपना क्या करता है, ये जो गाठी ढक्कन है ये श्वास नली को बंद नहीं कर पाता, और गलती से जो भोजन है वो कहां पर आ जाता है, ये श्वास नली में आने लगता है। अपन क्या करें, किसी की याद में लगे और जो गलती से भोजन है वो कौन से रास्ते आ गया, श्वास वाले रास्ते पर आ गया, यानी फेफड़ों की तरफ आ रहा है। फेफड़े देखते रहे यार, इसको तो जाना था भोजन वाले रास्ते और ये अपने रास्ते क्यों आ रहा है, तो फेफड़े क्या करते हैं, बहुत जोर से हवा को ऊपर की तरफ धकेलते हैं ताकि ये जो भोजन है अपने इस रास्ते में आ गया उसको वापस हटा दें, और उस स्थिति में बड़ी हिचकी आती है। अगला भाग है श्वास नली। तो श्वास नली है, इसकी लंबाई होती है 5 इंच। श्वास नली की लंबाई होती है 5 इंच होती है, 5 इंच लंबी नली का है। और ये अपनी कंठ ग्रसनी से लेकर फेफड़ों तक जाती है, ये अपनी कंठ ग्रसनी से लेकर फेफड़ों तक जाती है। और इसके अंदर दोस्तों सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, सी आकार के, या आप बोल सकते हो अर्धचंद्राकार, सी आकार के या अर्धचंद्राकार, यानी आधे चांद की आकृति वाले इसके अंदर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं, जब इस श्वास नली में वायु नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में अपने श्वास नली उसको पिचकने नहीं देते। भाई मुलायम ऊतक से बनी हुई है, मांस से बनी हुई है, तो हवा जब नहीं होगी तो पिचक सकती है, तो उसको पिचकने से रोकने के लिए इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले, या अपन कह सकते हैं अर्धचंद्राकार से छल्ले पाए जाते हैं। और इसके अंदर श्लेष्मा का स्राव होता है। अपने जो श्वास नली इसके अंदर किसका स्राव होता है, श्लेष्मा का। श्लेष्मा का स्राव अपने नासाग्रसनी में भी होता है और श्वास नली में होता है, श्वसनी में भी, यानी कि जब तक अब जो हवा है वो अपने फेफड़ों तक पहुंचती है तब तक उसका फिल्टराइजेशन होता है, यानी उसको शुद्ध किया जाता है, उसका शुद्धिकरण होता है। भाई गलती से भी थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी या कोई जीवाणु अपने फेफड़ों में न जाए। तो जो श्लेष्मा क्या करती है, ये भी गाढ़ा द्रव है और ये जो धूल मिट्टी कणों को रोकने का काम करता है। उसके बाद आगे जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है, अपनी श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। ये अपना दायां फेफड़ा, ये अपना दायां फेफड़ा है, और ये हो गया बायां फेफड़ा। तो एक भाग हो गया ये बाएं फेफड़े में चली जाएगी, और दूसरा भाग है उसके चला जाएगा दाएं फेफड़े में, तो उसको बोलते हैं श्वसनी। उसके बाद आगे जाकर ये और भाग में बढ़ती है, तो पहले भाग में बढ़ती है उसको बोलते हैं प्राथमिक, उसको बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी बोलते हैं। दूसरे भाग में जाकर बढ़ेगी उसको बोलेंगे द्वितीयक श्वसनी, और उससे आगे जाकर ये छोटे भाग में बढ़ेगी उसको बोलते हैं तृतीयक श्वसनी। उसके बाद आगे जाकर ये बहुत ही छोटी छोटी नलिकाओं में या बहुत ही छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं श्वसनिका, श्वसनिका या श्वसनिकाएं भी इसको कहा जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रोगनी। श्वास नली का दूसरा नाम है ब्रोगनी, श्वास नली का दूसरा नाम है ब्रोगनी। और जो श्वसनी है उसको बोला जाता है ब्रोकाई, इसको कहते हैं ब्रोकाई, और इसको कहा जाता है ब्रेंकियोल, ब्रेंकियोल। तो श्वास नली उसका जो नाम है वो है ब्रोगनी, और श्वसनी उसको कहा जाता है ब्रोकाई, और श्वसनिकाएं है उसको कहा जाता है ब्रेंकियोल। तो अपने फेफड़ों के अंदर ये छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में वृक्ष के नुमा आकृति बनाती है, ये जाल सा इनका फैल जाता है, और इनके अंतिम सिरे पर होती है वायु कूपिकाएं। इनके अंतिम सिरे पर क्या होती है, वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं पाई जाती है, यानी कि गुब्बारे की नुमा आकृति होती है बिल्कुल इस तरह की। तो गुब्बारे नुमा आकृति इसको अपन बोलते हैं वायु कूपिकाएं, और इन्हीं वायु कूपिकाओं के अंदर अपनी गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर जो अपनी रक्तवाहिकाएं वो आगे जाकर बहुत ही पतली नलिकाओं में बढ़ती है, उनको बोलते हैं केशिकाएं। तो ये जो केशिकाएं इनका यहाँ पर जाल होता है, अपने फेफड़ों के अंदर क्या होता है, केशिकाओं का जाल होता है, और ये केशिकाएं यहाँ से जो अपने वायु कूपिकाएं है इनके साथ जुड़ी होती है, और यहाँ पर क्या होता है अपने साथ लेकर आएगी जो CO2 उसको तो यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, अपने साथ जो CO2 गैस लेकर आई थी अंदर से उसको तो यहाँ पर छोड़ दिया, और यहाँ पर जैसे अपन ने अंदर श्वास लिया है तो उसके अंदर अपन ने ली थी ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस ली थी, ऑक्सीजन गैस। तो उस ऑक्सीजन गैस को यहाँ से ग्रहण करके अपना रक्त पूरे शरीर में लेकर
जाता है। उसके बाद नीचे आता है डायाफ्राम या मध्यपट। नीचे अपने फेफड़ों के नीचे एक पतली पेश से परत होती है, उसको अपन कहते हैं डायाफ्राम या मध्यपट कहा जाता है। अब अपन देखते हैं डायाफ्राम या मध्यपट का क्या काम है। तो ये डायाफ्राम मध्यपट है, ये अपने श्वसन के लिए, डायाफ्राम या मध्यपट अपने श्वसन के लिए क्या करता है, यहाँ पर वैक्यूम उत्पन्न करता है, दबाव उत्पन्न करता है। जैसे अपन श्वास को अंदर लेते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं तो उसमें डायाफ्राम नीचे की तरफ गति करता है। श्वास अंदर लेते हैं उसमें डायाफ्राम गति करेगा नीचे की तरफ, और अपनी पसलियां वो आती है बाहर की तरफ। अंतर श्वसन के समय अपना डायाफ्राम तो करता है नीचे की तरफ गति, डायाफ्राम नीचे की तरफ गति करता है, नीचे की तरफ, और पसलियां वो बाहर की तरफ। पसलियां हमेशा बाहर की तरफ गति करती है, और इससे क्या होता है, अपने जो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के कारण आराम से अंदर फेफड़ों के अंदर हवा भरी जा सकती है। और जैसे अपन श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसमें डायाफ्राम करता है ऊपर की तरफ गति, डायाफ्राम ऊपर की तरफ गति करता है, और पसलियां वो करती है अंदर की तरफ गति। तो जैसे ही ऊपर से दबाव डालेगी पसलियां और नीचे से दबाव डालेगा डायाफ्राम, तो यहाँ पर जैसे दबाव बढ़ेगा तो दबाव बढ़ने से अपने फेफड़ों के अंदर जो भरी हुई हवा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और सबसे जो मुख्य अंग वो है अपना फेफड़ा, यानी कि जितने जो स्थलीय जीव है या वायु के अंदर सांस लेने वाले जो जीव है उनका प्रमुख जो श्वसन है वो होता है फेफड़ा। जलीय जीव है उनका होता है क्लोम। तो फेफड़े वो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के। और पूछ ले जाए कि किस प्रकार के उत्कुश से बने होते हैं, तो ये स्पंजी उत्कुश से बने होते हैं, स्पंजी उत्कुश से बनते हैं। ये बड़े स्पंजी उत्कुश से बना होता है, और इनके अंदर असंख्य वायुनलिकाएं, रक्तवाहिनियां और वायुकुपिकाएं पाई जाती है, वायुकुपिकाएं पाई जाती है। तो अपने फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, स्पंजी उत्कुश से बने होते हैं, और इनके अंदर असंख्य वायुनलिकाएं, रक्तवाहिनियां और वायुकुपिकाएं पाई जाती है। ठीक, अपना ये है दायां फेफड़ा और ये है बायां फेफड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं श्वसन क्रिया होती किस प्रकार से है, किस प्रकार से विनिमय होता है। तो अपना श्वसन उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। इसके अंदर होता है क्या है, जो जैसे अपन ने ऑक्सीजन अंदर लिए तो वो ऑक्सीजन यहां से होती हुई आती है अपने वायु कुपिकाओं तक, वायु से भरी हुई कुपिकाएं, वायु से भरी हुई कुपिकाएं, और यही पर जो केशिका है वो रक्त का प्रवाह करती है। तो केशिकाओं के मध्य रक्त प्रवाह है, केशिकाओं के मध्य रक्त प्रवाह से यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान। यानी कि यहाँ से अपना जो रक्त है वो रक्त पहले कोशिकाओं से चलता हुआ फिर हार्ट में आता है, और हार्ट के बाद अपने फेफड़ों में आता है। तो यहाँ पर जो केशिकाएं हैं वो क्या करती है, अपने साथ लेकर आई हुई जो CO2 गैस है उसको तो वायु कुपिकाओं के अंदर छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से ऑक्सीजन है उसको लेकर अपना जो रक्त है शरीर के अंदर चला जाता है। दूसरा जो प्रकार है वो है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में यहां से जो रक्त वाहिकाएं हैं वो बड़े शरीर के अंदर लेकर जाती है, यानी कि प्रत्येक केशिका तक। तो ये होता है केशिकाएं तथा कोशिकाओं के मध्य, तथा कोशिका के मध्य।
आंतरिक श्वसन यानी यहाँ से जो अपने रक्त वाहिनी है वो रक्त को लेकर, रक्त के साथ ऑक्सीजन को लेकर जाती है शरीर के प्रत्येक अंग तक, ऊतक तक और कोशिका तक। तो यहाँ तक क्या करती है, अपने साथ जो ऑक्सीजन लेकर आई थी, अपने साथ जो ऑक्सीजन लेकर आई थी वो तो यहाँ पर कोशिका को दे दी जाती है, और कोशिका में जो उत्पन्न CO2 है उसको यहाँ से लेकर वापस जो अपने रक्त वाहिनी है वो ऊपर तक यानी कि फेफड़ों तक उसकी लाकर छोड़ा जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि कौन कौन सी गैसें कितनी मात्रा में अपने शरीर के अंदर जाती है, या अपना श्वसन प्रक्रम किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबको पता है कि अपने वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो अपने नाक के अंदर ऐसा तो कोई फिल्टर है नहीं जो केवल ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करे। भाई सीधी सी बात है, वायु के अंदर घुली हुई है नाइट्रोजन, तो ये भी सीधे सीधे अंदर जाएगी। तो अंतर श्वसन के समय अपन 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन, और वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% अपन लेते हैं ऑक्सीजन, और 1% अन्य गैस है, अदर गैस है वो अपन अंदर लेते हैं श्वसन में। इस प्रकार से 78% हो गई नाइट्रोजन, 21 हो गई ऑक्सीजन, और 1% हो गई अदर गैस, जिसके अंदर अपने वायुमंडल की बाकी सारी गैस आती है। और जब अपन श्वास को बाहर निकालते हैं इसको बोलते हैं अंतःश्वसन, और इसको बोलते हैं उच्चवसन, इसको उच्चवसन कहा जाता है। तो उच्चवसन के समय जो नाइट्रोजन थी 78 वो अपने शरीर में किसी प्रकार से काम में नहीं आनी है, तो 78 के 78 उसको बाहर निकाल देंगे। 78% जो नाइट्रोजन ली थी वो अपने पूरी की पूरी बाहर निकाल दी। अब इसमें से 4 या 5% अपने काम में आती है। पूरी जो 21% ऑक्सीजन अपने ली है, इस 21 में से 4 या 5% जो ऑक्सीजन उसको अपना शरीर काम में ले पाता है। तो यहां से जैसे मान लो अपने 5% काम में ले ली और यहां पर निकाल दी, 17% अपना ऑक्सीजन है वो बाहर निकाल दी वापस। ये ऑक्सीजन अपने बाहर निकाल दी। उसके बाद जितनी जो कमी हुई है वो इसके अंदर जो CO2 की हो जाएगी। तो यहां पर हो गई 3 और 1 4 और ये 5% की मात्रा में आ जाएगी अपनी CO2। तो इस प्रकार से अपना पूरा जो सोखा रेशियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से 100% के अंदर अपने जो गैस ली थी 100% में लेती है, 100% वापस बाहर निकाल दी। और जो गैस की मात्रा बढ़ी है वो CO2 जो अपने भोजन के उपरांत निर्मित होती है। अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन से अपने शरीर में होती है ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण का प्रक्रम होता है और इसमें अपना जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होता है, तो उसका विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन होगा और ग्लूकोज के विघटन के बाद में यहां पर CO2 गैस मुक्त होती है। CO2 गैस मुक्त होगी और इस क्रिया में जल भी मुक्त होता है, और एक जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका नाम है ATP। ATP ऊर्जा मुक्त होती है। अपने ऑक्सीजन से अपने जो एनर्जी मिलती है वो किस रूप में मिलती है, ATP के रूप में। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये अपना एटीपी का फुल फॉर्म है। यानी भोजन के उपरांत जो ऊर्जा होती है उसका नाम है एटीपी, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये था अपना श्वसन तंत्र, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा ढंग से देख लें ताकि बोर्ड की एग्जाम में आपके काम में आने वाली है। और यदि हमारी मेहनत आपको ठीक लगती है और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप ये हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और जो वीडियोस को शेयर भी करें ताकि और भी बच्चों को पढ़ने को ये सामग्री मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।